नमस्कार। न्यूज 24 के इस खास मंच पर बाबा रामदेव आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ बाबा रामदेव का स्वागत करें। आज के इस खास कार्यक्रम में, इस चर्चा में शिरकत कर रही हैं न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और हम लोग सवाल जवाब शुरू करेंगे। बाबा, अनुराधा जी तो आपसे सवाल पूछेंगी। ये जो तमाम यहाँ पर युवा मौजूद हैं, इनके भी कई सवाल हैं। तो चलिए मैं शुरुआत कर लेता हूँ। पहला सवाल बाबा रामदेव जी आपसे यही है, हर तरफ से यही सवाल पूछा जाता है, आजकल बाबा खामोश बहुत हैं। वो बाबा रामदेव जो अक्सर मुखर हुआ करते थे, कई मसलों पर बोला करते थे, टीवी के सामने आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इन दिनों थोड़े खामोश रहते हैं, ऐसा क्यों? देखो, बोलने का काम बहुत हो गया। अब लोग हमसे बोलने की कम, एक्शन की अपेक्षा ज्यादा करते हैं। हमने बोला काला धन आएगा, अभी तो आया नहीं, तो बाबा क्या बोले? अरे हमने बोला भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, हमने बोला शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, चिकित्सा व्यवस्था बदलेगी, और हिंदुस्तान में श्रम के मूल्यांकन की प्रक्रिया बदलेगी, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर कौन है इसकी एक नए ढंग से इसका मूल्यांकन होगा, इसकी एक नई पहचान बनेगी। लेकिन वो तो हुआ नहीं। तो बाबा क्या बोले? हमने कहा था कि हम इस देश में से ये टैक्सेशन टेररिज्म से देश को मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन अभी तक तो वैसा नहीं हो पाया। इसलिए बाबा क्या बोले? इसलिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और हमें भरोसा है कि जो हमने बोला था और मोदी जी ने बोला था और हमने साथ साथ बोला था, वो जब पूरा हो जाए तो हम भी किसी बोलने लायक हो जाए। बाबा, 9 महीने में आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा। अरे 9 महीने महीने साल आपने बोला। लोगों की तो अपेक्षा ये थी कि जो बाबा रामदेव के ने जो समर्थन दिया था मोदी सरकार को, 3 शर्तों पर समर्थन जो दिया था, काला धन हो, किसानों की हित की बात हो और कॉमन टैक्स रिजीम हो, उन सब बातों पर बाबा अब चुप है। अब देखिए, पहला प्रॉपर बजट भी आ गया, उसमें कोई आपकी बात की सुनवाई नहीं हुई। देखो, आपने बोला मैं 9 महीने की बात है, तो हमने ऐसा सुना है कि 9 महीने तो हमको माँ की कोख से बाहर आने में ही लग जाते हैं। 9 महीने का तो इतना ही वक्त होता है। अब आप एक पहले तो 9 महीने में ही किसी बच्चे को जबरदस्ती बाहर निकालो और फिर कहो कि विकास कब पैदा होगा। अब उसमें जो है सोशल मीडिया में मोदी जी की फोटो बना करके उससे विकास पैदा करवा दो। ऐसा मतलब देखो, ये हंसी मजाक के लिए तो अच्छा है, जब सिर पे आती है ना तब पता लगता है कि चैनल तो बना लिया, लेकिन चैनल नंबर 1 कैसे बने इसको मेरे से ज्यादा आप जानती है। सेंटर तो बना दिया, लेकिन नौकरी कैसे लगे? बिल्कुल। और नौकरी तो लग गई, उसमें नंबर 1 पत्रकार कैसे बने? जैसे देखो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं बड़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा बच्चों इस बात को, लेकिन मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, आज योग में नंबर 1 हूं, और जितने भी बाबा हैं उनमें हेल्थ और फिटनेस में नंबर 1 हूं, चाहे कुश्ती करके देख ले कोई। जब जिस मुद्दे पर बोलना हो बेबाकी से, साफ गोई से, पूरी प्रामाणिकता और ईमानदारी से, तो बोलने में नंबर 1, एक्शन में नंबर 1, योग में नंबर 1, आयुर्वेद में नंबर 1, और अब तो इन विदेशी कंपनियों को भगा करके, जैसे हमारे पुरखों ने देश को राजनीतिक स्वाधीनता दिलाई, ऐसे हम एक आर्थिक स्वाधीनता भी दिलाएंगे और विदेशी कंपनियों को बाहर का रास्ता भी दिखाएंगे। इस वक्त लगेगा ना? बिल्कुल सही, और इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन बाबा रामदेव, एक चीज तो लोग पूछ रहे हैं ना, जिस जोश के साथ आप मोदी सरकार के साथ आए थे, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया का जमाना है और उस मीडिया से हम लोग कोई भाग नहीं सकते हैं,
ठीक है ना। वो मीडिया आज की टेक्नोलॉजी की देन है, टेक्नोलॉजी से कोई लड़ नहीं सकता। उस मीडिया पे जिस चाहे जो भी मीडिया हो, जितनी जल्दी लोग, क्या आपको लगता है कि मोदी ने अपने इलेक्शन के दरमियान, मोदी जी ने इतनी ज्यादा आशाएं और अपेक्षाएं बढ़ा दी थी लोगों की कि आज अगर वो कुछ भी नहीं हो रहा है तो लोग कह रहे क्या बात है, बाबा रामदेव चुप क्यों हैं, वो फला नेता चुप क्यों हैं, मोदी जी चुप क्यों हैं, कोई बोलता क्यों नहीं। ऐसे सवाल उठने लगे ना, इतनी जल्दी उठने लगे। मोदी जी के बारे में तो लोग उल्टा बोलते हैं कि आप तो मतलब नहीं, मैं मेरा सवाल ऑनेस्ट, ठीक है मोदी जी के बारे में लोग ज्यादा उल्टा बोलते हैं, लेकिन आपको लगता है क्या, जब आप आज देखिए, एक सरकार जो 9 महीने चल चुकी, उसके बाद जब आप मैं इसमें एक बात देख रहा हूं अनुराधा जी, जब भी कोई बड़ा परिवर्तन, और वो भी भारत जैसे 125 करोड़ के देश में राजनीतिक धरातल पर घटित होता है, तो उस समय यदि उम्मीदों का पहाड़ नहीं खड़ा किया जाता है तो परिवर्तन का सैलाब नहीं आता है। जन भावनाओं को एक दिशा में एकीकृत करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि लोगों में पहाड़ जैसी आशाएं जगाई जाएं, लेकिन इसके बाद जब वो परिवर्तन घटित हो जाता है तब ये भी होता है कि बारी बारी से उन आशाओं को, उन उम्मीदों को पूरा किया जाए। तो अभी तक जो मैं महसूस कर रहा हूं, आदरणीय मोदी जी ने भारतीय राष्ट्रीय राजनीति को समझा है, परखा है, उसमें क्योंकि उसके इतने घटक हैं, इतने आयाम हैं, एक घर कैसे चलाया जाता है, एक संस्था कैसे चलाई जाती है, एक मीडिया हाउस कैसे चलाया जाता है, एक पत्रकार जो है अपना आधा घंटे का प्रोग्राम बनाता है तो सुबह से शाम तक कैसे पसीने आते हैं, ये आप लोगों को पता है। एक आधा घंटा का प्रोग्राम बनाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग, अगली बात फिर उसके लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करना जो हम सोचते हैं उसको एग्जीक्यूट कर सके। आज मैं अपनी संस्था में हूं, जो मैं चाहता हूं उसको मैं 24 घंटे में एग्जीक्यूट कर सकता हूं, क्योंकि उसके लिए मैंने 20 साल मेहनत की है, 20 साल मेहनत की है। अभी तो नरेंद्र मोदी जी सोनिया गांधी जी के नौकर चाकरों से काम ले रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, आप उसमें एक पार्ट को बदलते हैं, आप खाली उसमें जो है विधायिका में चेंज लाते हैं, कार्यपालिका तो नहीं बदल सकते आप, न्यायपालिका तो नहीं बदल सकते आप, और खबरपालिका तो कोई बदल ही नहीं सकता, ये तो खुदा का अवतार है सीधा। तो आप बाबा रामदेव मोदी जी को इस, क्योंकि 5 साल में परिवर्तन का योग आता है, तो कितना वक्त देंगे मोदी जी को कि जब तक बाबा रामदेव उनको वक्त देते रहेंगे कि नहीं यहाँ 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 नहीं, अभी बच्चा बड़ा हो रहा है, अभी तो पैदा हुआ, अभी बड़ा हो रहा है, अब अभी तो वो पिछले जिसे कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव के साथ काम कर रहा है, अरे तो कब तक वक्त देंगे बाबा रामदेव, बता दीजिए। आप तो ऐसे वचन ले रहे हैं जैसे बड़ा खतरनाक मामला है, इसलिए, और आप हमारी बहन हो, और मैं मजाक ज्यादा करता नहीं हूँ, कहानियां मुझे आती नहीं है, बस इतना जरूर कहता हूँ कि हमें 1-2 साल का तो वक्त देना चाहिए। और देखो, आप लोग ना बड़े होशियार होते हो, जब मैं बोलता था तो बोलते थे बाबा बोलता क्यों है, तुम ही लोग हो। अब मैं कम बोल रहा हूं, बोल तो रहा हूं ना, अब मैं कम बोल रहा हूं तो बोला बाबा कम क्यों बोलते हैं, मैं यदि वक्त नहीं देता तो बोले बाबा तो जो है ना किसी के भी पीछे पड़ जाते। अरे हम बाबा आदमी, हम किसी के क्यों पीछे पड़ेंगे, हम बाबा लोग हैं, हम किसी के पीछे नहीं पड़ते। फिर बोले बाबा जो है ना ये तो किसी के भी पीछे पड़ जाता है। पहले बोले जो है वो सोनिया गांधी जी के पीछे पड़ गए, और राहुल गांधी जी के तो ऐसे पीछे पड़े वो बेचारा जो है आदर्शनम लोपा हो गया। हम किसी के पीछे नहीं पड़े हैं, हम इतना ही चाहते हैं, और उसमें शालीनता के साथ में जो हमने देश के लोगों में आशाएं, उम्मीदें, अपेक्षाएं जगाई, और वो भारत में सामर्थ्य है, हमने कोई काल्पनिक उम्मीदें नहीं जगाई। और जो पहले मैं कह रहा था, आज भी मैं पूरे तथ्यों के साथ अपनी, देखो एक तो होता है सच्चाई, एक होता है उस सच्चाई को एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वित करना। तो हमने जो कहा वो सच्चाई के धरातल पर कहा, और वो घटित होगा।
और मैं ऐसे जल्दी विदा होने वाला नहीं हूं, कम से कम 50 साल से ज्यादा जिंदा रहने वाला हूं। मेरा टारगेट 5 साल का नहीं है, इसलिए जो है मोदी जी को 50 साल तो नहीं दे रहे हैं ना। अरे ना मोदी साहब, अब देखो उनका आयुष्य बहुत हो गया है, इसलिए राजनीतिक दृष्टि से उनके लिए 5 साल का वक्त है। मेरे लिए तो मैंने जो किया वो तो मैंने एक आधार तैयार किया था। अभी तो हमने नींव डाली है, अभी तो व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण का अभी भवन खड़ा होना बाकी है, और हमारा दमखम कम नहीं हुआ है। तो ये दमखम जो है, आप ये देखा गया बाबा रामदेव जी कि आपके 2 लोग बड़े करीबी थे, एक अरविंद केजरीवाल और दूसरा मोदी जी, और दोनों को आपने पुरजोर अपना सपोर्ट दिया था। हाँ? हमने एक से आपकी आशाएं भंग हो गई अरविंद जी से, क्योंकि आप दोनों के रास्ते भी अलग हो गए। मोदी जी के साथ आप अभी भी हैं। देखिए, मैंने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कभी बोला नहीं, लेकिन आज भी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने उन पर भरोसा करके एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है। लेकिन एक बात कहता हूं बच्चों, आप लोगों से कह रहा हूं खास करके, इंसान जिंदगी में बड़ा काम यदि करना चाहता है तो 3 चीजों से उसको साफ सुथरा रहना पड़ता है। एक, उसका ज्ञान शुद्ध होना चाहिए, नॉलेज उसका प्योर होना चाहिए, उसको भ्रांति नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, अल्प ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, भ्रांत ज्ञान नहीं होना चाहिए उसको। एक, ऊपर से साफ होना चाहिए। दूसरा, उसकी भावनाएं एकदम साफ होनी चाहिए, भीतर और बाहर से एक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। माने आज देखो, आज मैं आपके सामने बैठा हूं, जहां से मैं पैदा हुआ उस गांव तक चले जाओ, और यहां कुछ बैठे हुए मेरे गांव तक भी जा चुके हैं, मेरी पूरी जन्मपत्री आपको दिखा चुके हैं। जड़ों से लेकर के और शाखाओं तक, तुम्हें जहां से भी देखो पूरा देख सकें, लोगों में ये ना हो अरे आदमी दोगला है। आदमी को कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, उसके हृदय में साफ कोई होनी चाहिए, उसके भीतर शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता। दूसरी चीज हृदय की, तीसरी चीज उसके आचरण की शुद्धता। ये 3 चीजें यदि है तो आप बड़ा काम कर सकते हो, नहीं तो गच्चा खाएंगे। अरविंद केजरीवाल अभी इसीलिए गच्चा खा रहे हैं। मैं आपको मैं आज तक नहीं बोला, लेकिन आज बोल रहा हूं। मैं पहले बोलता तो बोले बाबा अपनी बढ़ास से निकाल रहे हैं। मैं क्यों किसी पर बढ़ास से निकालूंगा? हमारा कोई किसी से कंपटीशन ही नहीं है। ना योग में हमारा किसी से कंपटीशन है, न आयुर्वेद में हमारा किसी से कंपटीशन है, न पॉलिटिक्स में हमारा किसी से कंपटीशन है, क्योंकि मुझे कुछ पाना नहीं है। मैंने जो किया, भगवान ने मुझे सामर्थ्य दिया, और मैंने कहा कि मेरे पास जो कुछ है मैं इस देश को वापस दूंगा, और उसी भावना से आज काम करता हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी इसलिए गच्चा खा रहे हैं, दिमाग में कंफ्यूजन्स हैं अभी भी, और दिल में साफ कोई नहीं है। अपनों से भी आंख चुराते हैं, जिनको अपने सिर पर बैठाते हैं थे, आज पीठ छिपा करके उनसे बैठे हैं। माने आंख से आंख मिला करके आज भाई योगेंद्र यादव जी से, प्रशांत भूषण जी से बात नहीं कर सकते, मीडिया से बात नहीं कर सकते, मुसलमानों से बात नहीं कर सकते, आर्थिक सुचिता की बात नहीं कर सकते। या तो बड़ी बड़ी बातें करो मत, और करो तो हमारी तरह से तैयार रहो कि 1000 मुकदमे भी हो जाएं तो सीना ठोक करके, ताल ठोक करके खड़े रहो, अरे बोलो कि भाई आओ मैदान में। हमने दिया हर एक का जवाब। तो आपको अपने ज्ञान की शुचिता, हृदय की शुचिता, आचरण की शुचिता, तीनों में एकता होनी चाहिए। अब जो है मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि ये तीनों चीजें एक साफ सुथरी कहीं दिखाई नहीं दे रही राजनीति में, कहीं भी नहीं। माने कहीं थोड़ी सी ज्यादा है, कहीं थोड़ी कम है। पूरी की पूरी नहीं दिख रही, पूरी की पूरी नहीं दिखाई दे रही। इसलिए थोड़ा अफसोस तो होता ही है ना। तो जो जिस सरकार को आप इतने दमखम से लाए थे, उसमें भी आपको पूरी नहीं दिखाई दे रही है। वो तो आप जानते हो। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने कहा कि पूरी आप नहीं दिल्ली में ज्यादा रहते हो ना, मैं हरिद्वार में हरि के करीब ज्यादा रहता हूँ। अरविंद केजरीवाल का इलाज क्यों नहीं करते? उनको क्यों नेचुरोपैथी सेंटर जाना पड़ रहा है बेंगलुरु? पतंजलि आ जाए। देखो बात क्या है, इलाज तो हम खांसी खुरने से लेके अच्छों का कर दें, लेकिन भैया हम जबरदस्ती किसी का इलाज करने नहीं जाते।
देखो ये तो एक, और दूसरी बात ये है कि मैं केजरीवाल जी की खांसी के ऊपर भी जितनी हंसी उड़ाई जाती है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। किसी भी सभ्य देश के अंदर किसी की रोग की उतनी मजाक नहीं उड़ाई जाती है जितनी केजरीवाल की खांसी की उड़ा दी गई। एक दिन तो मेरे फेसबुक और ट्विटर पर जो है उसकी खांसी की मजाक उड़ा दी, कुछ बच्चों ने बदमाशी कर दी। मैंने उनको बोला खबरदार, ये हमारी परंपरा नहीं है। कभी भी किसी के रोग की, कभी भी किसी की असमर्थता की हमें मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि केजरीवाल जी यदि प्राणायाम करें ठीक तरीके से और यदि वो आयुर्वेदिक औषधियाँ लें और थोड़ा खान पान पर ध्यान दें तो खांसी को 100% वो मिटा सकते हैं, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ये अलग बात है कि खांसी से उनको लाभ भी जरूर मिला है। लोगों ने कहा बेचारा इतना खांसता है और फिर भी देखो इतनी मेहनत करता है। तो जैसे हमारे यहाँ पर ना एक लोगों की सहानुभूति, तो उनकी खांसी की भी जरूर उनको सहानुभूति मिली है, लेकिन अब उनको ठीक कर लेनी चाहिए। अच्छा बाबा, ये बताइए कि आपको ये बीच में आपने कहा कि आपको किसी चीज की इच्छा नहीं है। हाँ। बीच में हंगामा अखबारों में आया कि आपको पद्मा अवार्ड्स दिया जा रहा है, फिर ये आपने ये कहा कि नहीं हम नहीं ले रहे हैं, फिर ये खबर आई कि सरकार ने कह दिया कि जी हम तो वो तो कहीं था ही नहीं। तो ये क्या था, ये कंफ्यूजन क्या था? ऐसे बताओ, मुझे तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, ना मुझे चाहिए था, ना आज चाहिए और ना कल चाहिए। मैं राजनेताओं से पुरस्कार क्यों लूं? उनका नैतिक चरित्र क्या है कि वो मुझे पुरस्कृत करे? कोई फकीर, कोई साधु, सन्यासी किसी नेता को सम्मानित करे तो शोभा देता है, नेता साधु को कैसे सम्मानित करे? ये नैतिकता की बात है। और हमने कभी भी तिरस्कार और सत्कार को केंद्र में रख करके अपना काम नहीं किया। चाहे जगबैरी हो जाए, मुझे सच के पथ पर चलना है, और चाहे जमाना मेरे साथ खड़ा हो, लेकिन फिर भी मुझे विचलित नहीं होना है। ये मुझे मेरे धर्म ने सिखाया है। तो क्या आपको ऐसी कोई खबर आई थी कि आपको पद्मा अवार्ड दिया जा रहा है? ये ऐसा है ना, ये सच था। अब किसी को ऐसा, अच्छा हमारे बारे में कंट्रोवर्सी करके किसी को मजा आता है तो आने दो ना, हम किसी के मजे में दखल क्यों डालें? अब हमारे साथ और भी नाम थे, उनकी तो कोई चर्चा नहीं करता, सारा विवाद बाबा पे ला के ठोकते। अरे वो अगर श्री रविशंकर जी होते तो उनसे भी यही सवाल पूछते। अच्छा दूसरी बात देखो, ऐसा है, ये सच है, आप पूछ लो। कभी कभी तो मिलते ही होंगे। फिर आप राजनाथ जी से पूछ लीजिए, कभी अमित शाह जी मिलते होंगे, उनसे भी पूछ लीजिए, ये तो जानते हैं ना। अब ये नौकर चाकर लोग कुछ भी बोल दें, हम उनके ऊपर क्यों जाए? आदमी को ना अपनी गरिमा से नीचे नहीं गिरना चाहिए। अच्छा बाबा, ये बताइए कि काले धन पर बहुत बातें हुई थी, है ना? और ये जेन्युइन कोई बात ऐसी तो है नहीं कि कोई अभी की बात। प्रॉब्लम है देश में, काले धन की प्रॉब्लम बहुत है, बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है। उस पर आपका पूरा सपोर्ट भी था मोदी जी को और पूरे, और मोदी जी ने मेरे सभा से लेकर के और अपने कार्यक्रम में भी बोला है कि हम पाई दिलाएंगे। उसके बाद उनके अध्यक्ष जी का ये बयान आ जाता है कि ये तो इलेक्शन के समय ऐसे ही चुगलबाजी थी कि 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट्स में आ जाएंगे। उसके बाद भी काले धन के मुद्दे पर सरकार को आप किस तरीके से काम करते हुए देखते हैं या नहीं देखते हैं? आपको लगता है कि ये थोड़ा बहुत अमली जामा ऊपर से पहना रही है सरकार, क्या कर रही है? देखिए, मैंने कहा ना कि अब मैं कुछ बयान दूं, लोग कहेंगे बाबा अभी भी बयान ही देगा क्या? बयान तो तेरे 5 साल से सुन रहे हैं, दिलाएगा कब? अब लोग जो है ना मेरा बयान नहीं चाहते, मैंने वही कहा आपसे, और एक्शन चाहते हैं। अब मैं कम बोलता हूं तो कुछ लोग अफवाह उड़ाते हैं बाबा मोदी से नाराज हैं, कुछ बोलते हैं बाबा इसलिए नहीं बोल रहे कि मौका देना चाहते हैं, कुछ इसलिए, कुछ ये बोलते हैं कि पता नहीं अब बाबा कुछ अगला ताना बाना बुन रहे हैं। मैं एकदम फक्कड़ आदमी हूं, मैं कोई कंफ्यूजन में नहीं रहता। हाँ, इतना जरूर चाहता हूं कि काले धन के ऊपर पहली बात कि एक स्पष्टता होनी चाहिए। काला धन के ऊपर जितने भी रिसर्च हैं वो कहीं ऐसे आसमानी नहीं होते हैं, उसका भी एक पूरा का पूरा साइंस है
कि उसके कैलकुलेशन की प्रक्रियाएं, देश के अंदर कितना काला धन है, देश के बाहर कितना काला धन गया, उसके ऊपर नेशनल इंटरनेशनल पूरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो ग्लोबल फाइनेंशियल यूनिटी है, चाहे टैक्स नेटवर्क है, या भारत के अंदर और भारत के बाहर तमाम जो है इकोनॉमिस्ट उसके ऊपर अध्ययन करते हैं। उसकी एक प्रक्रिया है, वो प्रोसीजर है, और उसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि कितनी मात्रा हमको नहीं पता, देश के अंदर कितना हमको नहीं पता, देश के बाहर कितना हमको नहीं पता, ऐसे आप कोई बहाना नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। करीब 100 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर गया है, और 900 लाख करोड़ रुपए देश की इंटरनल इकोनॉमी में 1000 लाख करोड़ रुपए, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। जब मैं 400 लाख करोड़ पर भी बोलता हूं तो हमारे नवसिखिए पत्रकार भी कई बार उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। पहले थोड़ा आप लोग भी कुछ भी आगे पत्रकार बनो ना, तो किसी भी सब्जेक्ट में बोलने से पहले उसकी स्टडी करना मेरी तरह से। अब आप पत्रकार बनना है तो क्या करना पड़ता है? पत्रकार को योग के ऊपर बात करनी है तो पहले योग शास्त्र पढ़ना चाहिए, अर्थशास्त्र में बात करनी है तो पहले अर्थशास्त्र पूरा पढ़ना चाहिए, टैक्सेशन पर बात करें तो पूरा टैक्सेशन सिस्टम पढ़ना चाहिए, एग्रीकल्चर के बारे में बात करनी है तो एग्रीकल्चर के बारे में पूरा जानना चाहिए, और खेत में जाकर के थोड़ा सा हल चलाना चाहिए। ये पत्रकार मेरे बेटे जहां बैठे वही पर्सन ठोक देते हैं। माइक आगे लगाया और लेकिन भैया पहले डीपली स्टडी करो। सुकेश रंजन जी, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप थोड़े सुकेश पुराने हो रंजन गए। जी, सुकेश कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। ये नए बच्चों को इसलिए मैं कह रहा हूं, आजकल पत्रकारों ने भी पढ़ना कम कर दिया है। बस 2-4 हेडलाइन कैसे बने उसके लिए, और फिर उसमें भी अपनी तरफ से हेडलाइन नहीं बनाने के लिए मेहनत करते कि किसी दूसरे के मुंह से हेडलाइन बन जाए। तो पत्रकारों को सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि यदि जो है पत्रकार यदि हमारा देश का बहुत जागरूक हो ना, तो कम से कम सबकी खबर लेता रहे, आदमी की खबर लो ना, तो आदमी जागरूक जरूर रहता है। इतनी बात मैं मानता हूं। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कुछ पीड़ा है, खुल के नहीं बोलना चाहते आप, लेकिन पीड़ा है, आपको उम्मीद थी, उस उम्मीद के मुताबिक काम नहीं हो रहा। कम से कम इतना तो आप कह सकते हैं कि इन 9 महीनों में, 10 महीनों में मोदी सरकार ये पता कर सकती थी कि काला धन कितना है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि ये किसी को मालूम ही नहीं है कितना है। इतना तो हो सकता था, हो सकता, अब ये ईमानदारी से हो सकता। आपने बोला, मैंने आपका समर्थन किया। तो मोदी जी जब ये कहते हैं कि ये पता नहीं है, इसका मतलब सरकार गंभीर नहीं है जितना उसको होना चाहिए था। अब वो आप फिर मोदी जी वाली बात है, आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालना चाहते हैं। तो देश के प्रधान है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, तो है। अपेक्षा तो है उनसे, आपकी भी अपेक्षाएं तो अपेक्षा है। उन्हीं से थी। नहीं तो फिर आपने कह दिया तो मैं भी तो आप ही का भाई हूँ, मेरा समर्थन है। जैसे बाबा मोदी जी ने कहा, पतली गली क्यों हो रहे हैं? मोदी जी ने कहा कि अलगाववाद और आतंकवाद के जो भी स्वर उठ रहे हैं उनमें मेरा स्वर है, तो आपके स्वर में मेरा स्वर है। पर जो ये पीड़ा की बात कह रहे हैं ना सुकेश बाबा, पीड़ा तो कहीं ना कहीं आपकी दिख रही है। मोह भंग हो गया है क्या नरेंद्र मोदी से आपका? ये अरे हम तो बचपन से ही निर्मोही, इसलिए तो बाबा बने। देखो, नींद उड़ा के बाबा खुद चैन से सोते हैं। नहीं, हम इधर से पेट घुमाते हैं, उधर सिंहासन घूमने लगते हैं। अब